नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल यानी कि कोशिका विज्ञान। ये बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे एग्जाम में 110% श्योर है इससे में से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आज की ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस के क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कोशिका के बारे में यानी सेल के बारे में। तो प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका यानी कि सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो जितने भी मनुष्य हैं उनका शरीर एक सेल या बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया और उसकी खोज कब किसने की। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया। पर याद रखने योग्य बात यह है कि इन्होंने मृत कोशिका खोजी थी, पर जीवित कोशिका किसने खोजी थी? तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। तो चलिए अब समझ लेते हैं आगे कुछ कोशिका के मुख्य भाग। तो मैं पहले ही आपको समझा देता हूँ, ये जो कि आगे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो कोशिका पहले समझ लेते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, तो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है यानी पेड़ पौधों में पाई जाती है और यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और यह सेलुलोज का बना होता है। तो कोशिका झिल्ली केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है यानी जीव जंतु कोशिका में पाई जाती है और कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यही डिफरेंस क्रिएट करती है, बाकी सब सेम होता है इनका स्ट्रक्चर सेल का। तो चलिए अब आगे समझ लेते हैं सेल का स्ट्रक्चर डायग्राम से। सेल का स्ट्रक्चर क्या है पहले ये हम देख लेते हैं। तो ये जंतु कोशिका का सेल का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कोशिका झिल्ली है, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति इनमें डिफरेंट क्रिएट करती है, बाकी हर चीज़ें सेम होती हैं। तो हम चलिए इसका डायग्राम समझ लेते हैं कि सेल का डायग्राम क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो आप देख ही रहे हैं ये एक सेल की संरचना है, इसके हम पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं केंद्रक। ये आप देख रहे हैं ये केंद्रक है। दूसरा इसका भाग है गोल्जी बॉडी, जिसे गोल्जी कॉय भी कहते हैं। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये गोल्जी बॉडी है। तीसरा इसका मुख्य भाग लाइसोसोम, ये आप देख रहे हैं ये लाइसोसोम है। आगे हम इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले आप इसको एक बेसिक इसका आप जानकारी ले लिए कि सेल के कौन कौन सा भाग कौन है, उसके बाद में इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं ये भरा हुआ जो इसके अंदर है सारा, ये कोशिका द्रव्य है। और ये जो बाहर का आवरण है ये वाला पूरा, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। ये किस में होती है? जंतु कोशिका में। अभी ये अगर पादप कोशिका होती तो यहाँ पर क्या लिखा होता? कोशिका भित्ति, बस बाकी सब वही होता। उसके बाद देख लेते हैं इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम। नेक्स्ट भाग इसका देख लेते हैं, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसका हर एक चीज़ को डिस्कस करना चाहें तो एक एक चैप्टर बन जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ अपने एग्जाम के पर्पज से मैं आपको वही टॉपिक कराऊंगा, मतलब उसी भाग को कराऊंगा जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हमें वैज्ञानिक नहीं बनना, हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है। इसलिए हम इसको पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इसके मुख्य भाग को डिस्कस करेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कोशिका नाभिक यानी सेल न्यूक्लियस। तो यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में। आपको रॉबर्ट हुक से और रॉबर्ट ब्राउन से कंफ्यूज नहीं होना। रॉबर्ट हुक ने जिसकी खोज की थी कोशिका की, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है? कोशिका नाभिक की। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका के भीतर सभी कार्यों का संचालन करना। जैसे हमारा हार्ट होता है, सभी हमारे बॉडी के पार्ट्स को संचालित करता है, वैसे ही इसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के भीतर सभी कार्यों का संचालन करना। और इसमें क्या होता है? गुणसूत्र की उपस्थिति होती है। गुणसूत्र की उपस्थिति होती है। तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने। तो अब मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी, और चिंपैंजी में 24 और बंदर में 21। ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी सेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है। तो चलिए देखते हैं, इसकी खोज किसने की? गार्नियर ने सन 1897 में। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी नलिकाएं लगी होती हैं, छोटी छोटी नलिकाएं लगी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट, ये वाले, ये क्या कहलाते हैं? राइबोसोम। छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो राइबोसोम कहलाती हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वसाओं और प्रोटीन का संचरण करना। तो मैं आपको बता दूं, जो राइबोसोम होता है इसका मुख्य क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये सेल में जो राइबोसोम है ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं और उसका आगे संचरण करते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो चलिए अगले भाग को समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है ये भी सेल का। तो इसकी खोज किसने की? अल्टमैन ने। कब की? सन 1886 ईस्वी में की थी। याद रखने योग्य बात यह है कि इसकी खोज तो 1886 ईस्वी में अल्टमैन ने की, पर इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी खोज अल्टमैन ने की, पर इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो इसका मुख्य कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? इसका मुख्य कार्य कोशिका के भीतर श्वसन और एटीपी का निर्माण करना है। तो कोशिका के भीतर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन और एटीपी का निर्माण करना है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप नोट कर लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको एडिशनल कुछ बातें बता देता हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसमें डीएनए की संरचना भी पाई जाती है, डीएनए की संरचना भी पाई जाती है और इसके अंदर राइबोसोम इसके अंदर भी होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, गोल्जी कॉइल यानी गोल्जी बॉडी। तो इसकी खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी, जो कि इटली के वैज्ञानिक थे। आजकल एग्जाम में वैज्ञानिकों के वो भी पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ के थे, इसलिए मैं आपको साथ साथ ये भी कवर करा देता हूँ कि कौन सा वैज्ञानिक कहाँ का था। तो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, ये इटली नामक वैज्ञानिक थे। तो गोल्जी कॉइल का क्या कार्य है? प्रोटीन का स्राव करना। तो मैं आपको बताता हूँ राइबोसोम का क्या कार्य था? प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन के निर्माण के बाद वहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो ये गोल्जी काय होते हैं ये प्रोटीन का स्राव करते हैं, मतलब प्रोटीन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका स्राव करते हुए ये कहाँ तक जाता है? लाइसोसोम में जाता है। लाइसोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, वहाँ से ये गोल्जी कॉइल में आता है, गोल्जी कॉइल से ये आगे लाइसोसोम में चला जाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है गोल्जी कॉइल का? प्रोटीन का स्राव। तो चलिए इसका नेक्स्ट भाग देख लेते हैं, लाइसोसोम। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। इसकी खोज किसने की? डी डुवे नामक वैज्ञानिक की थी। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? पाचन करना। यहाँ से प्रोटीन का स्राव यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर क्या होता है? पाचन होता है। और इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड वेसिकल। तो क्यों कहा जाता है आत्मघाती थैली? तो चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसे आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से प्रोटीन का स्राव यहाँ पर होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन करना। तो इसमें ये आप देख ही रहेंगे ये काफ़ी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, इनमें काफ़ी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये सभी अपशिष्ट पदार्थों का भी पाचन करते हैं। तो जब इसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थों की थैलियाँ होती हैं ये ब्लास्ट कर जाती हैं। ब्लास्ट करने के बाद जब पाचक एंजाइम इन्हें भी पाचन कर लेते हैं तो फैल जाते हैं, जिसके कारण इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो चलिए आगे समझते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अब हमने सेल को कवर कर लिया, तो जो एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाती हैं वो भी मैं कवर कर देता हूँ। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्म। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा होता है? तो लवक, जिसे प्लास्टिड्स कहते हैं, ये सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है। अब इसमें कंफ्यूज ना होना है, ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी कोशिका है और ये सबसे बड़ा कोशिका अंग यानी कोशिका का अंग है। ये कोशिका है, ये सबसे बड़ा कोशिका का अंग है। तो सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? लवक यानी प्लास्टिड्स। सबसे छोटा कोशिका का अंग कौन सा है? राइबोसोम। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेते हैं, देखते हैं हमें कितना याद हुआ। आप देख ही रहे हो ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गोल्जी कॉइल का प्रमुख कार्य क्या है? मैंने आपको बताया कि गोल्जी कॉइल का प्रमुख कार्य क्या था? राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है, गोल्जी कॉइल से क्या होता है? प्रोटीन का आगे स्राव होता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ स्रावी।
तो गोल्गी का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का स्त्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल नाम यानी कोशिका का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने मृत कोशिका की और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन von Leeuwenhoek ने। तो सबसे सर्वप्रथम पूछा गया तो आंसर कौन सा होगा? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि ये श्वसन और एटीपी का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन ही नहीं होगा तो सेल जीवित कैसे रहेगा? तो इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? मैंने आपको बताया था प्लास्टिड, जिसे लवक कहते हैं। ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये आप देख रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो आप अभी कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले सारे टॉपिक कवर करा दिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं साइंस के सभी टॉपिक्स को कवर कराऊंगा जो कि एनसीईआरटी साइंस के हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, मैं सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इससे पहले भी मैंने ब्लड के दोनों पार्ट अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा देख लें। तो चलिए आगे देखते हैं, पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। अगर यहीं पर जंतु कोशिका पूछ लिया जाता तो कोशिका झिल्ली। तो जंतु कोशिका का सबसे भारी आवरण कोशिका झिल्ली और पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑल्टमैन ने। ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की आत्महत्या थैली आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन से कहलाता है? आपको मैंने बताया था लाइसोसोम। क्यों लाइसोसोम क्यों कहलाता है? मैंने आपको समझाया था ना, यहाँ पर पाचक एंजाइम होते हैं और कुछ अपशिष्ट पदार्थों के जब ब्लास्ट हो जाता है जिस कारण से लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो प्रोटीन निर्माण कहाँ पर होता है आप बताइए? तो राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद ये गोल्गी काव्य में क्या होता है? प्रोटीन का स्त्राव होता है जो आगे लाइसोसोम में जाता है। लाइसोसोम में पाचन होता है। ये याद रखने योग्य बातें हैं, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो मैंने वीडियो को शुरू में ही आपको बताया था, किसकी उपस्थिति के कारण? हाँ, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की ही उपस्थिति के कारण हमें फर्क पता चलता है कि कौन सी पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है। अगर वो जंतु कोशिका होगी तो उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, अगर वो पादप कोशिका है तो उसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यह आज का आखिरी क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतःप्रद्रव्य जालिक यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने देखा होगा, ये देखिए डायग्राम में जो नीचे वाला भाग है ये झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल है, और इसमें ये जो डॉट डॉट वाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था लाइसोसोम कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।